एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मैंने ये महसूस किया था, मेरे व्यूवर भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि हमारे जो शहर होते थे वो दिन में तो बहुत गर्म होते थे, लू चल रही होती थी, लेकिन शाम होते होते तक ठंडा हो जाता था। अब ख़ासकर क्योंकि मैं नोएडा में हूँ, मैं नोएडा, दिल्ली या बड़ी मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, वो चाहे लखनऊ है, पटना है, उज्जैन है, ये सारे शहर दिन में भी उबल रहे होते हैं और रात के समय भी उबल रहे होते हैं। तो ये सुबह भी लू, रात में भी लू, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पहले जो ओपन एरिया जिसकी बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा था, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती थी। अब आप इन जगहों का जिनका आपने जिक्र किया, और विशेषकर और जो अर्बन सिटीज़ हैं जिनमें कि चाहे आप उनकी पॉपुलेशन की बात करिए, इतनी मल्टी फोल्ड हो गई है, एक्सपोनेंशियल राइज है उनमें सब में। तो एक तो जो ओपन एरिया था वो बहुत कम हो गया है, ग्रीनरी बहुत कम, वाटर बॉडीज़ नाम के वास्ते। कभी कभी जो शहर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाने जाते थे, अब आप वहाँ जाके देखिए, मैंने देखा है कोई लेक नहीं है, और जो लेक्स हैं भी वो प्रदूषित हैं, उनका कोई पानी पीने के काम मुश्किल से ही आ रहा है। तो ये सब बदलाव, ग्रीनरी कम हो गई है, वाटर बॉडीज सूख गई हैं या रिवाइव नहीं हुई है, ओपन एरिया बहुत कम रह गया है, कंक्रीट जंगल बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली हम कभी कभी हम 100 करोड़ की बात करते थे, आज के दिन में हम भारत की पॉपुलेशन की 140 करोड़ देखते देखते, और अभी उससे भी हो सकता है ज़्यादा ही हो ये। तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी के चलते और इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेंसिटी जितनी बढ़ रही है विशेषकर अर्बन एरियाज़ में, और उसके साथ ही साथ जो उससे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी है। चाहे हम कूलिंग अप्लायंसेस की जी, एयर कंडीशनर की बात करें या रेफ्रिजरेशन की बात करें, ये सब जितनी मशीन्स हैं ये ऐड कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, और ये कारण है जो तापमान बढ़ने का। आप किसी जगह सोसाइटी में जाके बाहर निकल के देखिए ज़रा, दोपहर को अंदर से ज़्यादा तो बाहर वो इतनी गर्म हवा फेंक रहे होंगे, बहुत तापमान का 4-5-6 डिग्री तक का फ़र्क होता है। तो यही रीज़न है, ओपन एरिया नहीं रहा है, कंक्रीट बढ़ गए हैं, ग्रीनरी जंगल चाहे उसका कटाव कहिए, या इवन आम जैसे दिल्ली नोएडा जैसे क्षेत्र में पिछले आप 20 सालों की ही बात करें तो आपकी ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी, आज के दिन में नहीं है। तो उसका असर कहाँ होगा? तापमान पे ही होगा, वर्षा भी कम होगी, क्योंकि हम रिप्लेस तो नहीं कर रहे ना। अगर मैंने 1000 पेड़ काट दिए हैं किसी कारणवश, लॉजिकल भी चाहे हो, तो लेकिन मुझे 1000 लगाए तो नहीं है ना। तो जब तक हम उस 1000, मैं तो कह रहा हूँ 1000 काटें तो उसकी जगह 2000 लगाइए, तब उसको पेड़ को उगने में आने में टाइम लगेगा, उसको वो अपने 10-15 साल लगाता है वो। तो इसलिए ऐसे कोई भी तो मेजर हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चाहे हम मैदानी भागों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, एक ही स्थिति है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसी है, डेवलपमेंट के चलते, चाहे वो हमारे माउंटेन्स हैं, उनका लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखिए तो सही आप, पिछले 30-40 साल पहले क्या थी माउंटेनस रीजन की और आज क्या है। तो एवरीथिंग हैज़ गॉट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब भी हम उसको क्रॉस करेंगे तो उसका असर हमें इन्हीं तरह देखने को मिलेगा। यही संकेत होंगे कि तापमान ज़रूरत से ज़्यादा और एकदम एक्सपोनेंशियल राइज, और उसके चलते आपका सभी जितने मैकेनिज़्म है, आई थिंक हम केवल उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, थोड़ा कोशिश कर सकते हैं उसको मिटिगेट करें, लेकिन हम उसको बिल्कुल उसका सामना कर लें या उससे जूझ लें अच्छी तरह, वो पॉसिबल है नहीं। एक रिपोर्ट में देख रही थी सर, तो उसमें ये बताया गया था, बहुत से साइंटिस्ट थे जिनकी तरफ से वार्निंग दी गई है कि अगर जो समुद्र का स्तर है वो इसी तरह से बढ़ता रहा तो वर्ल्ड की बहुत सी बड़ी सिटीज़ का उसमें जिक्र था, जकार्ता, बैंकॉक, मियामी, शंघाई, ये सारे शहर डूबने की कगार पर भी आ सकते हैं। ऐसा बन रहा है क्या वातावरण? केवल वही नहीं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, हमारी करीब 7000 लंबी किलोमीटर जो कोस्टलाइन है, हमारे पे भी खतरा है उन चीज़ों का। केवल जो समुद्र का लेवल अगर बढ़ेगा या कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ने के चांस ही हैं तापमान के बढ़ोतरी के साथ साथ, तो हमारे पे भी, हमारे शहरों पे भी उसका खतरा बना रहेगा।
तो जो हमारे कोस्टल स्टेशन है, और आप आए दिन देखने को मिल, चाहे हम चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें, हालांकि मुंबई तो एक आइलैंड्स को ज्वाइन करके एक शहर बना हुआ है, 7 आइलैंड्स को, तो ऐसा खतरा हमारे ऊपर भी बना हुआ है। और यूरोप में जैसे कुछ तो देश हैं जो समुद्र, उनका मीन सी लेवल नीचे था, वो मीन सी लेवल से नीचे है। नीदरलैंड जैसे, हॉलैंड जो कंट्री है, उसका मीन सी लेवल से नीचे है वो। हमारा कंट्री तो खैर जो हमारी कोस्ट लाइन है वो अबव मीन सी, चाहे कुछ बॉम्बे जो है, चाहे आप 10 फुट 15 फुट ही कहिए, मीन सी लेवल से तो उसका ज़्यादा है, अबव है। तो लेकिन बहुत सारे देश जो हैं, हर जो ओशन है, मेन 3 ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और इंडियन ओशन है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये 3 सबसे बड़े ओशन हैं। और बाकी तो अगल बगल में जो और हैं, बंगाल की खाड़ी है, अरबियन सी है, कैस्पियन सी है, येलो सी है, रेड सी है, बहुत सारे हैं। हर एक में एक ही रेट पे उस पर उसका लेवल नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग जगहों पे, और उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ कितना कितना लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ सेंटीमीटर्स भी उसका सी लेवल का स्तर बढ़ता है तो वो चिंताजनक है। हम ये नहीं वेट करें कि कब 1 मीटर बढ़ेगा तो तब हमें इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, ये तब खतरे की घंटी ज़्यादा तब बजेगी। खतरे की घंटी अभी से ही बजनी चाहिए। और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, बनी हुई हैं, चलती रहेंगी, उसके चलते ये बाकायदा ये खतरा मंडरा रहा है। और जिनका आपने जिक्र किया, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, जो चाइना का जैसे शंघाई वाला, हांगकांग एरिया क्षेत्र, एक्चुअली सारे जो पैसिफिक रिंग कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट पैसिफिक के साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी लगे हैं, चाहे आप डीप सी फिलीपाइंस की बात करिए, या जितने ये अपने उसके साथ साथ ये वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम, और आगे जाएँ तो कंबोडिया वगैरह, ये सब, और भारत समेत जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं हमारे अगल बगल में, श्रीलंका की बात करें, सब पे एक साथ ये खतरा बना हुआ है। ये है कि समय ज़रूर लगता है, ये मतलब इतना ऐसा नहीं है कि अगले 5, 10, 15 साल में कुछ होने वाला है, ऐसा कि इस चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाए कि शहर के शहर डूब जाएं। लेकिन स्तर तो अभी भी बढ़ रहा है, चाहे कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर ही हो पर ईयर, लेकिन इन सभी जगहों का जो है सी लेवल बढ़ रहा है। चिंता का विषय है, हमें उसका संज्ञान आज के दिन से ही शुरू करना चाहिए। और कुछ नहीं तो सेफ़ मेजर तो ढूंढने चाहिए। हम उसके बारे में भी, जितने हमारे कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल, चाहे वो हम पूर्वी तट की बात करें या पश्चिमी तट की बात करें, आए दिन बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आती है जो कि अनकंट्रोलेबल हो जाती है। केरल में हमने देखा 2-3 साल, पिछले 10 सालों में तो कम से कम 3 बार तो मानसून में इतने भारी बरसात और वर्षा और बाढ़ आई कि उसके कारण बहुत नुकसान हुआ। उसका कारण ये है कि हमारी कोस्ट लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें किसी ना किसी तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो उसमें कटाव की स्थिति आती है वो ज़्यादा है। और उसके चलते ये सब खतरा बाकायदा बना रहता है कि जो कोस्टल सिटीज़ भी हैं वो आने वाले दिनों में हो सकता है उस सेफ़ कैटेगरी में ना रहें। समय लगेगा उसमें ज़रूर, पर आज से ही हमें उसके लिए जूझने का बंदोबस्त करना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। उसके बाद उसके लिए जो अप्रोप्रिएट मेजर हैं उनको शुरू करना चाहिए। आपने हालांकि ये बता तो दिया ही है कि इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है। मैं ख़ासकर मेरे व्यूवर्स के लिए अगर शहर का नाम लेके पूछूं, क्योंकि रिपोर्ट्स जो छपती हैं वो बड़े शहरों की छपती हैं और उसमें नाम मुंबई का होता है, कोलकाता का होता है, चेन्नई का होता है, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि भले आज नहीं पर इन फ्यूचर आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को ख़त्म होते अपनी आँख के आगे डूबते हुए देखेंगे। बिल्कुल, यह अतिशोक्ति है या हम वाकई देख सकते हैं भविष्य में? नो, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। किसी भी चीज़ को जो हम एक अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी अगर बन जाती है, जब उसको अपने कंट्रोल में नहीं लेते, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें कि ये सब संभव है, जो भी हम कह रहे हैं ये संभव है, बाकायदा संभव है। देखिए, जितना तापमान बढ़ रहा है, जिसका हमने जिक्र किया, जितना तापमान बढ़ने के कारण इसमें वर्षा बढ़ती है,
जहाँ भी है समुद्र पे से जहाँ भी वाटर बॉडीज़ हैं इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन होने के बाद क्लाउड ज़्यादा बनेंगे, क्लाउड होने के बाद से वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा, हालांकि हम ओवरऑल ब्रॉड स्केल पे करें तो जो वाटर साइकिल है या हीट साइकिल है या हीट बजट है वो करीब करीब उतना ही रहता है, ठीक है। पर फिर भी अगर ये सब बढ़ जाते हैं, मानसून का जो इंडियन मानसून है, हम उसके अलग अलग साइकिल्स आते हैं ना, कोई दशक आता है जिसमें कि काफ़ी सारे हमें ड्राउट देखने को मिल जाते हैं 20 साल के अंदर अंदर, और कुछ ऐसा आता है साइकिल की जिसमें कि हमें कोई ड्राउट है ही नहीं। ऐसे भी हुआ है, कोई 10-15 साल कोई ड्राउट आया ही नहीं। जैसे 2011 के बाद से 2020 तक का जो दशक था, काफ़ी सारे 2000 से लेके 2002, 2004, 2009, 2014, 2015, एक के बाद एक, 2019 तो बच गया उससे, 2018 में कम था रेनफॉल। तो ऐसे साइकिल आते हैं ज़रूर जिसमें कि उसका असर बढ़ जाता है, प्रकोप उसका बढ़ जाता है। पर अदरवाइज़ जितने तापमान बढ़ेंगे, ब्रॉडली आप लेके चलें कि उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितनी इवेपोरेशन है उसके चलते वर्षा बढ़नी चाहिए। पर केवल इवेपोरेशन ही एक कारण नहीं होता वर्षा का। उसको अगर बढ़ते हुए तापमान में भी वर्षा कम हो रही है तो उसका रीज़न और भी होगा। बेसिकली वर्षा अपने आप नहीं होती इवेपोरेशन से, उसके साथ एरोसोल ज़रूर चाहिए होते हैं उसको कंपोजिशन के लिए, बारिश आने के लिए। तो एटमॉस्फेयर की स्थिति कैसी है, उसमें वो कंपोजिशन उस तरह क्या तालमेल है, वो भी मैटर करता है। अदरवाइज़ एज ए लेमैन अगर आप कहें कि जितने तापमान बढ़ेंगे उसके कारण वर्षा में उतना ही बढ़ना होना चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी है नहीं। अभी आज के दिन में मानसून रेनफॉल हमारा पिछले 7-8 साल पहले की बात करें तो एवरेज जो था वो 89 सेंटीमीटर था। आज के दिन की बात करें तो 868 मिलीमीटर, मतलब 86.8-87 मिलीमीटर सेंटीमीटर के करीब है। कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर कम हो गया। 2 सेंटीमीटर का कम है का मतलब है करीब अभी 25 मिलीमीटर वर्षा कम हो गई है। तो पर मैं तो अभी कह रहा था कि तापमान बढ़ने के कारण तो वर्षा बढ़नी चाहिए, पर वो तो कम हुई है। तो ये एक रिसर्च का विषय रहता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ये वर्षा कम हुई है। उसका शायद इस वक्त अगर हम चर्चा करें तो इसमें ये है कि जब भी हम फ्रेश जो आंकड़े लेते हैं मानसून के, उसमें ज़्यादातर हमने 50 साल का आंकड़ा लेते हैं, उसके बेस पे आंकड़े होते हैं, और हर 10 साल के बाद पिछले वाले 10 साल निकाल देते हैं और आगे वाले 10 साल उसमें ऐड कर देते हैं। तो उसमें ऐसा होता है, हो सकता है कि जो 10 साल हमने निकाल दिए उसमें तो वर्षा ज़्यादा हुई थी, और जो हमने जोड़ दिए अगले 10 साल, जैसा कि हुआ भी इस बार, उसमें तो वर्षा कम थी। पर कुल मिला के तो वर्षा कम हो गई ना। तो इसके कारण हमारा जो औसत वर्षा थी सीज़न की वो भी 20 मिलीमीटर कम हो गई। पर जैसे अभी इस वाले जो 2020 के बाद से तो वर्षा अच्छी ही हुई है। 20, 21, 22 लानीना ईयर रहे, 23 में 6% कम है, 24 में अच्छी रही, 25 में अच्छी रही। तो कहने का मतलब है जब अगला आएगा ना आंकड़ा 10 साल का, तो उसमें वो वर्षा फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसे ऐड करेंगे वो 10 साल जिसमें कि वर्षा तो मानसून की बहुत अच्छी रही। अनलेस कि ये जो अभी साल जिसका हम एल नीनो की बात कर रहे हैं कि भयंकर सूखे की, अगर इसके कारण भयंकर सूखा जिसमें कि 20% बारिश कम हो गई तो इसका असर तो उसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक के जो हमारे 6 साल 5 साल हुए हैं उनमें कम से कम 5 साल तो वर्षा अच्छी हुई है, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा हुई है, 8-9% सामान्य से ज़्यादा हुई है। तो इसलिए पर मानसून की वर्षा के लिए, केवल वर्षा के लिए हम केवल तापमान को ही नहीं, उसमें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो आए दिन हम उसकी ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, उनकी कंपोजिशन चेंज हो रही है, उसमें एरोसोल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, उसमें बारिश आने के लिए आपको कुछ ना कुछ कण ज़रूर चाहिए होते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं। खाली इवेपोरेशन से अपने आप तो रेन ड्रॉप नहीं बनेगा, उसके लिए आपको कोई न्यूक्लियाई चाहिए। न्यूक्लियाई का मतलब है कोई आपको एरोसोल चाहिए। एरोसोल चाहे वो एक डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, सैंड पार्टिकल भी हो सकता है, गैसेस के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो वो सब उनका होना भी ज़रूरी है, वर्षा तभी आएगी। तो ये सब एक इतना ज़्यादा सिंपल सा इक्वेशन नहीं है कि क्या होगा, तो काफ़ी चर्चा का विषय तो है ही है, पर एक रिसर्च का विषय रहता है, वो सब कुल मिला के ही वो ऐसा है।
अदरवाइज़ अपने आप में बात करें तो तापमान बढ़ने के साथ साथ ब्रॉडली कहें तो वर्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो जितनी वर्षा ज़्यादा होगी, ज़्यादातर मेजरमेंट जो हम अपने लैंड के ऊपर ही करते हैं, समुद्र के ऊपर कौन माप रहा है वर्षा? कोई भी तो नहीं ज़्यादा। हालांकि ग्रिड बना हुआ है, मॉडल्स की कैपेबिलिटी है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं सैटेलाइट के तरीके से, बाकायदा उसकी मेजरमेंट, उसका ट्रैक है, वो हो भी सकता है समुद्र पर। हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है कि समुद्र पे अगर भारी वर्षा हो भी गई, जो अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे बंगाल की खाड़ी में बहुत भारी वर्षा हुई है, लेकिन किसको पता चला कि कितनी वर्षा हुई या किसने चिंता जाहिर की? वही अगर वर्षा हमारे कोस्टल एरिया में या कहीं अंदर हो जाती तो बाढ़ आ जाती, हाँ। तो त्राही त्राही हो जाती। हाँ। लेकिन 70% का एरिया जो है ओशंस हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो हम उसका उतना क्लोजली उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते, क्योंकि उसका मैन काइंड पे, ह्यूमन बीइंग पे उतना असर नहीं पड़ रहा। लेकिन समुद्र पे तो पड़ रहा है, जितनी भारी वर्षा ज़्यादा है उसका लेवल तो बढ़ रहा है। तो बढ़ते तापमान के साथ साथ अगर वर्षा में बढ़ोतरी है, समुद्र का लेवल जो है, वाटर लेवल जो है, उससे ही बढ़ेगा। उसके बढ़ने के साथ साथ ही ये जो हमने चिंता जाहिर की कि जो जितने कोस्टल स्टेशंस हैं, हाँ। उस पर उसका असर पड़ेगा, वही रीज़न है, उसके चलते ही ऐसा होगा। लेकिन अगर मौसम जितना गर्म हो रहा है, तापमान जितना बढ़ रहा है, बारिश उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर नियम ये कहता है, तो फिर हम क्यों देखते हैं कि जब आज के 30 साल पहले हम जाएं, मैं अपने बचपन की अगर बात करूं, तो तब तापमान भी कम था और बारिश भी 2-2, 3-3, 4-4 दिन होती थी। अब तापमान भी ज़्यादा है और बारिश भी बस हो के ख़त्म हो जाती है। तो वो नियम फिर यहाँ कैसे लागू हो रहा है? जो चेंजेस ह्यूमन बीइंग लेके आया है, हाँ। उसका तो कोई तोड़ नहीं है। देखिए, देखते देखते ही हमारी आंखों के सामने ही पिछले कुछ दशकों की ही बात करें, कैसे बदल गया है, लैंडस्केप बदल गया है। अभी मैंने बात की कि जो सिटी ऑफ लेक्स का कहते थे, तो वहाँ तो लेक्स है नहीं अभी। हाँ, गंगा सूखी दिखाई दे रही है, यमुना सूखी है। आए दिन ऐसा है, जो अदरवाइज पेरिनियल रिवर्स होती थी, वाटर फ्लोइंग, ग्लेशियर्स आपके फुल रहते थे। वो गर्मी के दिनों में वहीं से ही जो है बर्फ़ पिघल के आपके डाउन स्ट्रीम जो पानी आता था, उनका लेवल बना रहता था। वो तो नहीं हो रहा ना। वो क्यों नहीं हो रहा? जो चेंज ह्यूमन बीइंग, जो हमारी वजह से जो चेंज आए हैं, जो चाहे हम नाम कुछ भी दें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें या कुछ भी किसी तरह का और नाम दें उसको, उन सब के चलते ही ये सब हो रहा है, जो कि आज से 50 साल पहले नहीं था। इतना ज़्यादा उसका नहीं था। आप देखो, तरक्की तो ज़रूर होनी चाहिए, वो तो होना है यस, ओके। पर हम उसका दूसरा पहलू हमेशा भूल जाते हैं कि वो डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सम लॉस टू द ह्यूमैनिटी, ओके। और वो हो रहा है इस वक्त, तो वो हो रहा है। इसके चलते हाँ, कन्वीनियंस तो बढ़ गई है। और 50 साल पहले की बात करें तो मैं अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक फ़ौजी हूँ, तो एक जगह से अपने घर से दूसरी जगह जाना 3 दिन का सफ़र भी किया हुआ है मैंने ट्रेन में। और आज के दिन की बात करें तो वो ट्रेन 25-26 घंटे में पहुँच जाती है, लेकिन मैंने तो 3 दिन लगाए हुए हैं। हाँ। 3 दिन में सफ़र किया हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ तो अब कहना, किसी को यकीन करना मुश्किल होता है कि इस तरह का भी परिस्थितियाँ होती होंगी। आपकी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी? बिल्कुल, मैं रहा हूँ। हाँ। मैं उन जगहों पे ऐसे भी रहा हूँ जहाँ स्टेशनों पे अगर स्टेशन आ गया है तो वो लालटेन लेके वो घूमेगा कि हाशिमारा 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 आ गया, आप उतर जाओ। ये मैं 76-77 की बात कर रहा हूँ, उन दिनों की। उन दिनों में। और एक हाशिमारा बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, एयरफोर्स स्टेशन है, फाइटर स्टेशन है, एयरफोर्स का है। उसको दोनों स्टेशन के दोनों तरफ नदियां हैं। एक तरफ मदारी हाट है, वहाँ भी नदी है, दूसरी तरफ भी नदी है। और कभी कभी ऐसा होता, और विडम्बना ये होती थी कि ट्रेन तो थोड़ी देर के लिए रुकती है, पता तो लगता नहीं है अंधेरे में, रात के समय ट्रेन पहुंचेगी तो पता नहीं चलेगा क्या है, उतरना जल्दी है। हाँ। ऐसा भी हुआ है कि लोग जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, अगर बाई चांस ट्रेन स्टेशन से पहले कहीं रुक गई है और वो नदी के आसपास ही होते थे उससे पहले पड़ाओ, तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि आनन फानन में आपने सामान फेंक दिया नीचे और वो आपका ख़त्म हो गया, वो गया नदी में।
तो मैं सिर्फ समय के चेंज की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गया, मैं 76 की बात ही की है। तो तब से लेके अब तक, अब तो वहाँ ब्रॉड गेज की एक राजधानी चलती है, दौड़ती है वहाँ, उसके आगे से हाशिमारा नाच से अलीपुर द्वार तो वहाँ तक, उसके आगे तो जाती है एक राजधानी ट्रेन है जो आपको दिल्ली से लेके भी वहाँ तक ले जाती है, तिनसुकिया तक, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। हमने वो दिन देखे हुए हैं जिसमें अगर आज के दिन में हम उसकी चर्चा करें तो दूसरे के लिए थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यार ये ऐसे होगा नहीं, ऐसे इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता, पर ऐसे ही था। कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं है। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं कि केवल आसमान की तरफ देखो और देखो क्या सिचुएशन है और एक फोरकास्ट दे दो। आज तो आपके पास सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, एक नहीं मल्टीपल हैं, सभी तरह की ऑब्जर्वेशन हैं, रेडार से लेके सैटेलाइट से लेके सेंसर्स, आप नाम लीजिए, उसके रेंज है आपके पास। तो फोरकास्टिंग इसलिए बहुत अच्छी भी हो गई है, बहुत उसमें टेक्निकली बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। अब तो किसी को अगर फोरकास्ट मिल जाए कि भाई आज बारिश आने वाली है, नहीं हो तो वो तो उसको बहुत अच्छी तरह से वो गाली वाली भी दे देंगे कि भाई क्या फोरकास्ट दिया था। पर हाँ, क्योंकि वो जायज़ भी है, क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास सबके सब पूरे यंत्र हैं, सबका इक्विपमेंट है, सब कुछ है, तो आपकी फोरकास्ट तो अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। यू डोंट हैव एनी। हालांकि हम ऐसे रीजन में हैं, हम ट्रॉपिक्स में हैं, भारत देश हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, सबसे ज़्यादा फोरकास्टिंग अगर मुश्किल है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ही है। मिड लैटिट्यूड की बात करें, आप यूरोप की बात करें, इतने मुश्किल नहीं है वहाँ, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी यहाँ बहुत है। हम आए दिन कहते हैं वहाँ तो हम गए थे और उन्होंने फोरकास्ट दिया बाहर बारिश आ गई और आ गई। यहाँ बोलते हैं बारिश आ गई, बारिश तो आई नहीं, बाहर तो धूप निकल गई। इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं हर साल, फिर भी सही नहीं मौसम। तो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी जो है हमारी आज के दिन में भी ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा है यूरोपियन कंट्रीज से। वहाँ पे अगर हम कहें तो मौसम को ट्रैक करना, मौसम सिस्टम को क्रैक करना एक सिस्टमेटिक सी चीज़ है, ईजी है। हमें जूझना पड़ता है उसके लिए हर दिन, आज के दिन के लिए, जिसमें कल के लिए, कल के दिन से अगले के लिए। पर ये है कि ये कोई हमें ये नहीं होना चाहिए, हमें पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं कि भाई हमारी फोरकास्ट गलत। आज के दिन में तो ऐसा आप नहीं कर सकते, नहीं, चाहे कुछ भी कहिए, ठीक है। आपके पास सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे भारत देश में भी, और हम तो रीजनल हेड हैं। भारत देश तो मेट्रोलॉजी में, फोरकास्टिंग में हम ही एक ऐसा देश हैं जो बाकी देशों के लिए फोरकास्ट इशू करते हैं, चाहे पैसिफिक रिंग कंट्रीज़ हों, चाहे आपके इधर मिडल ईस्ट के जो हमारे कोस्टल क्षेत्र हैं, यमन, ओमान से लेके सोमाली क्षेत्र, जो ये जितने हैं, हम पाकिस्तान एरिया के लिए भी हम फोरकास्ट देते हैं। जब तूफ़ान आते हैं, जब साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं, श्रीलंका से लेके हम ही हैं जो उनके लिए फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके चलते इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए, फोरकास्ट तो अच्छी होनी चाहिए, उसमें गुंजाइश नहीं रही आप कि आप उसमें फॉल्टर करें। जब अगर ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है, बुरा तो हमें भी लगता है, होना तो नहीं चाहिए। हालांकि पहले से अब हम कंपेयर करते हैं सर तो बहुत तब्दीली आई है। अब आप पहाड़ी इलाकों में भी अगर जाइए तो पहले से अगर आप चेक कर लें तो अमूमन वही होता है जैसा फोरकास्ट बताया जाता है। तो पहले से बहुत तब्दीली आई है। जो लगातार आपको फॉलो कर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताएगा भी, और थैंक्स भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती है कितना सही है कितना गलत है। युद्ध विश्व में बहुत बढ़ रहा है, हम चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लें, हम चाहे ईरान अमेरिका युद्ध की बात कर लें, हम चाहे इजराइल हमास की बात कर लें, और ये जितनी वॉर हो रही है इसमें कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है, क्या वो भी एक बड़ी वजह है ये बढ़ती हुई गर्मी की? बिल्कुल बिल्कुल। आप टनों के हिसाब से, टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स उनका यूज़ हो रहा है। आफ्टर ऑल हालांकि ठीक है, एटमॉस्फेयर एक बहुत ही विशाल सी एरिया है, नीचे से लेके सतही से लेके ऊपर तक वो सब उसमें डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर हो जाएगी, उसकी हीट ज़रूर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ तापमान में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि एटमॉस्फेयर तो डायनामिक स्टेट में है, वो
उससे पैदा हुई गर्मी ऊपर ट्रांसफ़र ज़रूर होगी और वही हवाओं के माध्यम से जिस तरफ से भी हवाएं होंगी उस तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, एडवेक्शन होगा, एडवेक्ट करेंगी और हमारे ऊपर से लेके और आगे तक आगे चले जाएंगी। अगर किसी जगह की कोई ज्वालामुखी का हम जब देखते हैं वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें जो लावा है या आग है वो भी एक साथ इसी तरह का ही है। जैसे बॉम्ब्स की आप बात कर रहे हैं, वॉर की बात कर रहे हैं, वो भी करीब करीब इसी तरह का ही एक सिनेरियो बनता है कि जिसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वहाँ से निकलेगी और उसका असर वातावरण पे ही पड़ेगा। इसी तरह ये जो जितने वार के आपने, हालांकि क्योंकि एक छोटे से ही एरिया में जो बहुत ज़्यादा सब कुछ सिमट रहा है मिडल ईस्ट के आसपास, चाहे यूक्रेन की बात करें, इसकी बात करें, इसराइल की बात करें और अभी ईरान और अमेरिका की बात करें, ये सब अगल बगल में ही सारे क्षेत्र हैं जिनमें सब कुछ चल रहा है। और आए दिन जब चल रहा है तो इसका असर बाकायदा ये एटमॉस्फेयर पे पड़ेगा। जितना भी है तापमान इससे बढ़ रहे होंगे, बढ़ेंगे भी और इसका असर हमें देखने को ज़रूर मिलेगा वातावरण पे भी। पर मैंने जैसे कहा क्योंकि एटमॉस्फेयर भी एक बहुत विशाल सा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत दूसरे मैटर भी उसमें और विषय भी इसमें मैटर करते हैं, तो उनका कुल मिला के अगर करें तो हाँ वो वर्ल्ड वाइड उसकी एब्जॉर्प्शन करीब करीब एटमॉस्फेयर में ग्लोबल राउंड द ग्लोब उसका असर होगा। केवल हमारे ऊपर ही नहीं होगा, माध्यम जो हवाओं के हिसाब से जो हीट ट्रांसपोर्टेशन है वो फर्दर ऑन एंड ऑन आगे की तरफ जहाँ भी राउंड द ग्लोब वो ट्रैवल करेगी। पर कुल मिला के कहें तो उसका असर ज़रूर रहेगा पूरे वातावरण पे, तापमान में बढ़ोतरी का बाकायदा असर रहेगा उसका। एक रिपोर्ट जब मैं पढ़ रही थी, ये सवाल मैं आपसे पूछूं उसके पहले मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप चाहे टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटी के हैं, कि आपके घर के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनके पल्ले किस चीज़ के हैं, लकड़ी के हैं या कांच के हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी सर, तो उसमें मैंने देखा कि ये जो हमारी मेट्रो सिटीज़ में बिल्डिंग पूरी कांच की बन रही है। अभी आप हमारे दफ्तर भी आए, हम 24th फ्लोर पे बैठ के सर से बात कर रहे हैं, तो पूरी जो बिल्डिंग है वो शीशे कांच लगे हुए हैं बाहर। हमारे जो घर हैं उनमें आप देखिए बालकनी और जो खिड़कियां हैं वो अब कांच की हो गई हैं मेट्रो सिटीज़ में। जबकि आप गाँव में देखिए या जो छोटे शहर हैं, मुझे याद है बनारस में मेरा जो घर है वहाँ लकड़ी का दरवाज़ा है, बालकनी में भी, खिड़कियों पे भी। तो मैं ये पढ़ रही थी कि वेस्टर्न कल्चर है कांच की बिल्डिंग बनाना, और इंडिया में जब इसका चलन बढ़ता है तो ये भी एक बड़ी वजह गर्मी की बनती है। ये है क्या वाकई? बिल्कुल। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि पहले बहुत साल 20, 30, 40 साल पहले की बात करें तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, हाँ। वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी। अब 4-5 दशकों पहले की बात करें तो जिन सिटीज़ की जिन मेट्रो सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वहाँ भी स्थिति बहुत बेहतर थी। देखते देखते ही ये बदलाव आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बेंगलोर जो है, मैंने वो सिटी आज से 40 साल पहले भी देखा है। जो एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर का होता था यलहंका, नॉन फैन स्टेशन था। नॉन फैन स्टेशन ये क्या होता है? मतलब पंखे नहीं लगे हुए हैं घरों में। अच्छा, हाँ। ज़रूरत नहीं होती थी। हम तो मानते हैं बेंगलोर का अभी भी वेदर बहुत अच्छा है कंपैरिजन टू दिल्ली, हाँ। कंपैरिजन टू और जो हमारे अगल बगल अभी भी अच्छा है। अभी भी वहाँ तापमान जब 35-36 फीसदी जा रहा है, जब हम 45 से लेकर 50 के बीच में जूझ रहे हैं, वहाँ तापमान आज के दिन में भी इतना ही जाता है। बेंगलोर वैसे भी एक प्लेटू है जिसकी हाइट है 3000 फीट अबव ग्राउंड लेवल, तो उसमें थोड़ा बेहतर वैसे भी रहता है। उसके अगल बगल भी कुछ ऐसे जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसके कारण उसका तापमान कम रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 70 के दशक की बात ही कर रहा हूँ मैं, और 80 के भी शुरुआती जो साल हैं, मतलब वहाँ उन स्टेशन पे फ़ैन नहीं थे, ज़रूरत नहीं थी। आज तो एयर कंडीशनर भी कम पड़ रहे हैं वहाँ भी, बेंगलोर में भी। अप्रैल मई के महीने में बहुत गर्मी होती है, चाहे 2 महीने ही होती है। मानसून के आने के बाद तो वहाँ बेंगलोर जैसी जगह में आपको कुछ ओढ़ना पड़ता है। दिन हो सकता है कभी कभी तो दिन के समय भी हाँ। इतना अच्छा मौसम हो जाता है। लेकिन हाँ, अप्रैल मई के महीने में अभी भी गर्मी है। लेकिन देखिए बदलाव, देखिए कि देखते ही देखते 40-50 साल का समय उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बदलाव आ गया। मैं सिर्फ इसकी ही बेंगलोर की बात नहीं कर रहा, मैं पहाड़ी शिलोंग की बात करें, मैं शिलोंग में भी रहा हूँ। शिलोंग तो एक पहाड़ी क्षेत्र है, मेघालय का राजधानी है। वहाँ भी देखते देखते ही, और मैं
करीब करीब 20 साल पहले ही करीब वहाँ रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं पहले रहा हूँ। वहाँ देखते देखते वहाँ भी पंखा तो चाहिए ही चाहिए, वो तो हैं ही हैं। वहाँ भी कभी कभी ज़रूरत, ऐसा लगता है कि वहाँ भी एसी की ज़रूरत हो तो अच्छा रहेगा। तो ये सब इसी के कारण है बदलाव, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हों चाहे वो मैदानी क्षेत्र हों। ये उसका कारण हम जानते हैं कि क्या है, हम ही उसका कारण है। जो भी बदलाव हुआ है वो सब लैंडस्केप के चेंज के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ट हो रहा है उसके कारण, और जो बाकी गतिविधियां जितनी भी हैं उसके चलते डेवलपमेंट के नाम पे वो सब इस तरफ ही इशारा भी कर रही हैं और उसकी तरफ बढ़ भी रही हैं, जिसके साथ लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। आ जाके वो कहाँ जाके तापमान कहीं ऐसा तो है नहीं कि वो स्पेस के अंदर चला जाएगा। नो, कुछ समय के बाद जैसे ट्रोपोस्फीयर, ज़्यादातर जो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी है ये सिर्फ ट्रोपोस्फीयर के अंदर, जिसका वेरिएशन लेवल बदलता रहता है। गर्मियों में उसका लेवल ज़्यादा होता है, नीचे अर्थ के से लेके, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके हो सकता है 12 किलोमीटर की हाइट हो। सर्दियों में उसका लेवल नीचे। सारी एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटी जो हम देखते हैं, विजिबल मैनिफेस्टेशन, वो उसमें ही होती है, ट्रोपोस्फेयर जो बोलते हैं उसके अंदर। तो ये सारी आजा की जो हीट है इसके अंदर ही पैदा भी हो रही है। और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आप बात करें तो हमेशा वो तापमान कम, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे हम यहाँ की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है, तभी हम कहते हैं कि पहाड़ों में जो है तापमान कम है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ अब जाते हैं, फ्रीजिंग लेवल आजकल के दिनों में कहेंगे तो 15-16 हज़ार फुट के करीब भी होगा। सर्दियों में कहेंगे तो वो कम होके 10,000 फुट तक भी आ जाता है, 9-10 हज़ार फुट हमारे इस क्षेत्र में। हाँ। तो पर जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर की बात करें, उसकी टॉप लेयर जो है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज के ऊपर जात कहें तो उसके ऊपर तापमान तो बढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक और लेयर आएगी, उसके बाद फिर से तापमान घटेंगे। ये बड़ा 4-5 लेयर हैं, वो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह की प्रोफाइल। तो एक कॉम्प्लिकेशंस है, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन जो वेदर एक्टिविटी है वो ज़्यादातर जो विजिबल मैनिफेस्टेशन जिसको हम देखते हैं वो केवल इसी में ही है, ट्रोपोस्फेयर में ही। इसलिए जो तापमान का अदल बदल, तेर बदल जो लेन देन हो रहा है, ज़्यादातर वो इसमें ही कन्फाइन रहेगा, ट्रोपोस्फेयर में। इसके आगे उसका, क्योंकि एक लेयर सी बनी हुई है, उसके ऊपर उसका ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। पर जो कुछ भी है ये एक्टिविटी इसको ही प्रभावित कर रही है ज़्यादा, ह्यूमन एक्टिविटी, वर्ल्ड वाइड, ग्लोब, अराउंड द ग्लोब। अगर हम और वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे समुद्र का एरिया 70% है, लैंड चाहे 30% है, 30% लैंड में भी उसमें माउंटेन्स निकाल दीजिए, जंगल निकाल दीजिए, जिनमें कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल हैं ये सब कुछ फेरबदल जो हो रहा है तापमान में, हम और आप ही हैं जिसके कारण ये हो रहा है। मैं आखिरी 1-2 सवाल सर आपसे लूँगी। पहला तो ये कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो इसमें इस और भी इशारा किया गया था कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब बहुत हम कह सकते हैं स्पीड अप हो चुका है, तो उसमें ये बताया गया था कि हिमालय भी आज हमें जैसा दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर वैसा नहीं रहेगा, और हिमालय की ऊंचाई शायद कम हो सकती है। क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा असर होगा? हिमालय सबसे यंग माउंटेन है तो लाखों सालों से, लेकिन अब डिफरेंट जो प्रोमिनेंट रेंजेस की बात करें तो हिमालयन सबसे यंग रेंज ऑफ माउंटेन्स है। और आपने उसके जो पीक्स हैं उसमें आता है, फ़र्क आता है, उसकी ऊंचाई कितनी है उसकी मेजरमेंट जब करते हैं आता है। हालांकि जैसे सी लेवल की हम बात करें कि कुछ मिलीमीटर का हमें पता ही नहीं चलता कि उसका कुछ बढ़ गया था, लेवल सी लेवल बढ़ गया, क्योंकि उससे कुछ असर पड़ा नहीं। अगर 2 मिलीमीटर बढ़ भी गया इतना सा तो उसका असर पड़ा नहीं। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये सब जितना इकोलॉजिकल बैलेंस बदल रहा है, इन सब एनवायरनमेंटल चेंजेस के कारण इसका असर समुद्र पे भी पड़ेगा, लैंडस्केप पे भी पड़ेगा, माउंटेन्स पे भी पड़ेगा, जंगल पे भी पड़ेगा। और आने वाले दिनों में ये जो आपने जिक्र किया कि उसकी थोड़ा ऊंचाई में फ़र्क पड़ सकता है भी सही और पड़ेगा भी। ये बात अलग है कि हमारे लाइफ स्पैन में हो सकता है वो चेंज इतना मिनिमल हो कि हम उसको थोड़ा इग्नोर कर दें, कि उसका संज्ञान ही ना ले कि कोई बात नहीं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आने वाले पीरियड के, जैसे मैंने कहा, हिमालय इटसेल्फ लाखों साल पुरानी जो रेंज है, तो अगर हम आज से पहले
बाद में जो हज़ारों साल बाद की बात करेंगे तो उसमें हमें असर तब तो देखने को मिलेगा कि भाई एक समय था, तब इतिहास में ही पता चलेगा चीज़ों का कि कभी इसका लेवल इतना होता था और आज के दिन में तो ये थोड़ा इसमें चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है। बिल्कुल एक रियलिटी है, ये होगा। हम शायद उसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसकी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इन फ्यूचर हम वो देख पाएंगे। एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ सर, हालांकि मेरा ये मानना है कि ये जितना भी जलवायु परिवर्तन है इसमें बहुत हद तक हाथ तो सरकारों का है, आम आदमी का मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा परिवर्तन लाना चाहूँ, मैं चाहूँ मेरी तरफ से कुछ बदलाव हो जाए, तो ये जो पेड़ लगाने की बात होती है, अगर मेरा हर व्यूअर जो आज आपको देख रहा है वो अपनी तरफ से 1 या 2 पेड़ लगाए तो उससे कितना बदलाव होगा, पहली बात। और दूसरी बात, मेट्रो सिटीज़ में हम पौधे लगा पाते हैं अपनी बालकनी में, पेड़ जितने के लिए तो आपको आंगन चाहिए, बगीचा चाहिए, तो ये जो घरों में हम पौधे लगाते हैं उसका भी क्या असर कुछ होता है, कितना होता है? ग्रीनरी किसी भी जगह हो, चाहे वो बालकनी में पौधे लगाने की वजह से हो, चाहे वो किसी ओपन एरिया में पेड़ लगाने की वजह से हो, उसका असर कम हो या ज़्यादा होगा तो ज़रूर उसका असर देखने को मिलता है। देखिए बेसिकली हमारे जो ये प्लांट्स हैं, हम कहते हैं कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं रात के समय। जैसे जान लिया गांव में कहते हैं ना कि उसके नीचे मत सोइए, तो पेड़ों के नीचे भी ऐसे करके, क्योंकि उनका प्रक्रिया अलग रहती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं फिर एब्जॉर्ब भी करते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो अच्छा होता है हमारे लिए, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर जो गैस है जिसके कारण ये तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी है। तो पेड़ों की जहाँ तक ग्रीनरी की बात है, हमारे घर के अंदर भी अगर बालकनी में भी अगर हमने पौधे लगाए हैं तो चाहे कम ही असर हो, असर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और कुल मिला के अगर हर इंसान ही ऐसा करेगा तो वही छोटी छोटी चीज़ मिला के एक बड़ी चेंज की तरफ भी जा सकती है। और अगर पेड़ लगाने की प्रथा जो है, हालांकि आजकल थोड़ा वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा इसके बारे में बढ़ गया है, पहले से जागरूकता बढ़ी है। कुछ एजेंसीज़ आ भी रही हैं आगे जो कि इसके बारे में काफ़ी स्टेप्स ले रही हैं, अच्छे स्टेप, बहुत लोग उसमें जुड़ भी रहे हैं। तो लेकिन समस्या यही है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें हमें ऐसी जगह ढूंढने के लिए कि जहां एक बहुत सारे क्षेत्र में हम पेड़ लगा सकें, वो बहुत मुश्किल सी एक स्थिति बन जाती है। लेकिन पहले से कुछ तो जागरूकता है, कुछ तो फ़र्क है। अब चाहे हम अलग अलग सोसाइटीज़ की बात करें, मैं अपनी सोसाइटी की बात करता हूँ, हर संडे को मानसून के दिनों में एक ऐसा वहाँ एक टाइम टेबल बनता है जिसमें कि चाहे वॉलंटरीली ही हो लेकिन ज़रूर इकट्ठा होके और उसको पेड़ लगाने की एक चलती है प्रक्रिया, और उसमें कुछ ना कुछ चलता, ओपन एरिया में लगाते हैं। यही अगर कोई एक इसका विकल्प अगर है बढ़ते तापमान का, उसका केवल और केवल यही है कि हम जितना अगर जाने अनजाने में अगर हम कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको हम भरपाई करें। भरपाई इसी तरह से ही हो पाएगी, किसी ना किसी तरह से। अगर हमारी वाटर बॉडीज़ को हम रिवाइव करें, पॉसिबल है, सभी जगह पॉसिबल है। जितनी ग्रीनरी अगर किसी वजह से कम हो गई हुई है उसको दोबारा से बैक ऑन ट्रैक लाएं, अधिक से अधिक अगर पौधे लगाएं, विशेषकर उन जगहों पे जहाँ पे कंक्रीट जंगल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम ये हर इंसान इसके बारे में सोचे और कुछ कदम ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आपने सर की बात सुन ली, आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी सोसाइटी के बारे में सर ने बताया है, आपके इलाके में, मोहल्ले में अगर ऐसा कुछ भी पर्यावरण बचाने के लिए या मुहिम के रूप में अगर कुछ चलाया जा रहा है, आपके द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर। सुपर एल नीनो से हम सब बहुत घबरा रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि हेडलाइन तो जो पढ़ने को मिलती है वो डरावनी ही मिलती है। आपने बहुत क्लियरली हमें समझाया कि आज नहीं, पहले भी कब कब आया है और
क्या है सुपर अल नीनो? आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ऐसा वैज्ञानिक शब्द तो कोई है ही नहीं। स्ट्रांग होता है, मॉडरेट होता है, ये भी मुझे आपसे पॉडकास्ट के बाद ही मालूम चला। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जब एल नीनो शुरू हो जाएगा एक बार फिर से इसका संज्ञान कोशिश करेंगे लेने की कि आखिर हुआ क्या, जो हम जिसकी आज हमने चर्चा की है उसका असल में क्या हमें देखने को मिल रहा है या क्या है। मेरे ख्याल में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। 4-6 हफ्ते बाद तो हो ही जाएगी। हाफ वे थ्रू द मानसून तो बिल्कुल जुलाई के अंत तक तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी हो क्या रहा है और होगा क्या। तो कोशिश ये रहेगी कि अगर आप एक बार फिर से इसका संज्ञान लें ताकि जो कुछ भी आज हमने जिसकी चर्चा की है उसका एक बार वैलिडेशन हो जाए कि भाई ऐसा था या नहीं था या क्या हुआ। डन सर। तो फिर होगी आपसे मुलाकात अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर। मुश्किल से मुझे लगता है अगर जुलाई के एंड की भी हम बात करें तो 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा है। तब तक आप कमेंट कीजिए। सर से कोई आपको सवाल पूछना है तो वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए। दोबारा जब हमारी मुलाकात होगी तो वो सर से हम ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।